सितारों में मेरी बहना है, सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे स्टार प्लस पर। ये प्रस्तुत करता है डाबर आलमंड हेयर ऑयल। जीत गए मेरे बाल। वेलकम बैक। दोस्तों, बहुत सारे जुर्म हैं जो हम अकेले कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमने किसी का बटुआ चोरी कर लिया या मोबाइल चोरी कर लिया। आजकल मोबाइल बड़े चोरी होते हैं। लेकिन एक जुर्म ऐसा है जो हम अकेले नहीं कर सकते, वो है कन्या भ्रूण हत्या। इस जुर्म में हमें एक साथी की जरूरत पड़ती है, और वो साथी होता है एक डॉक्टर। जी हाँ, एक डॉक्टर जो आमतौर पे लोगों की जान बचाता है। लिहाजा एक डॉक्टर से बात करना बहुत जरूरी है। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर पुनीत बेदी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने का। मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर बेदी बहुत ही मशहूर और जाने माने डॉक्टर हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं। गायनेकोलॉजिस्ट वो डॉक्टर होता है जो बच्चा पैदा होने के दौरान मां की मदद करता है, सहायता करता है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि कन्या भ्रूण हत्या की जो ये समस्या है, उसकी शुरुआत कैसे हुई? ये 70s का जमाना था, जब ये माना जाता था कि हमारे देश में जितनी प्रॉब्लम्स हैं, जो गरीबी है, जो कमियां हैं, वो इसलिए हैं कि हमारी बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है। अब ये सारी प्रॉब्लम गवर्नमेंट हॉस्पिटल से शुरू हुई। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ने एक पेपर छपा था। उन्होंने कहा कि ये तो लोग तो सिर्फ लड़का चाहते हैं, और लड़कियां तो ऐसी बिना बात पे पैदा हो रही हैं, जैसे हम गन्ने में से चीनी निकालते हैं, मोलासेस कोई साइड जैसे बाई प्रोडक्ट निकलता है। तो अगर हम लड़कियों को निकाल दें और जिसको लड़के चाहिए सिर्फ लड़के पैदा करें, तो इस देश की समस्या जो है, जो आबादी है, वो हल हो जाएगी। अब इसके तहत एक बहुत एक्सटेंसिव प्रोग्राम बना, और ये देश भर के बड़े अस्पतालों में फ्री ना सिर्फ ये सर्विस उपलब्ध कराई गई, बल्कि जो भी माँ आती थी उसको इनफैक्ट जैसे सेल्समैन बात करते हैं वैसे उनको समझाया जाता था, फैमिली प्लानिंग वर्कर्स के द्वारा, नर्सिस के द्वारा, डॉक्टर्स के द्वारा, कि क्यों बार बार बच्चे पैदा कर रही हो, तुमको 1 या 2 लड़के चाहिए ना। वो इस जांच वही हम 1-2 लड़के आपको पैदा करके दे देंगे, लड़के हम हटाते रहेंगे। जी, मतलब ये सरकारी अस्पतालों में शुरू हुआ। ये मैं बड़ा शौक हूं सुन के। जी। फिर क्या हुआ? तो कुछ एक्टिविस्ट ने उसके ऊपर एतराज जताया, तो सरकार ने ऑफिशियली गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बंद कर दिया एक्टिवली। लेकिन तब तक तीर कमान में से निकल चुका था। लोगों को मालूम चल गया था कि ऐसी जांच हो सकती है, और एक मार्केट में डिमांड आ गई थी। और वही डॉक्टर, टेक्नीशियन, उन्होंने सबने अपने अपने प्राइवेट क्लिनिक्स खोल लिए, और यही सेवा एक पैसे के लिए प्राइवेट में मिलने लगी। हाँ। इतना ये फिर बड़ा कैसे? पहले एक एमनियोसेंटेसिस करते थे, मतलब वो कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक थी, उसमें बच्चा गिरने का चांस रहता था, काफी महंगा था, तो कम लोग कराते थे। लेकिन जैसे ही अल्ट्रासाउंड आया 1990 के आसपास, तो ये बिल्कुल 2 मिनट में अवेलेबल हो गया। इसमें डॉक्टर्स को एक गोल्ड माइन मिल गई। कितने ज्यादा वो केस करने, एक दिन में 10-10, 20-20, 30-30 केस कर सकते थे। और जो मशीन बनाते और बेचते हैं, उनको एक रेडी मार्केट मिल गई। उनके जो सेल्समैन डॉक्टरों के पास जाते थे, उनको ये समझाते थे कि देखो, ये इतनी मशीन 1-2 लाख 3 लाख की है, लेकिन इतने पैसे आप कमा सकते हो कि 1-2 महीने में ही इसकी आप सारी किस्तें चुका सकते हो। मशीन फ्री हो जाएगी, मशीन फ्री हो जाएगी, और आपका सारा बहुत प्रॉफिट होगा। तो ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गई है अब तक। अल्ट्रासाउंड बेचने वालों के लिए बहुत प्रॉफिटेबल है, डॉक्टर्स के लिए, नर्सिंग होम्स के लिए, छोटे अस्पताल, बड़े अस्पताल। तो इन द एंड ये 2 से 3 हजार करोड़ की इंडस्ट्री कम से कम है। तो इसका फिर क्या इलाज है? मतलब हम लोग करें तो क्या करें? व्हाट इज द सोल्यूशन फॉर दिस? इमीडिएटली कुछ बड़े बड़े डॉक्टरों को एग्जाम्पलरी पनिशमेंट मिलनी चाहिए। जो लोगों ने ये धंधा ही बना लिया है, उनको तिहाड़ जेल में डाल देना चाहिए। इनमें से बहुत सारी महिलाएं हैं डॉक्टर, जो और मिडिल क्लास या अपर क्लास से आते हैं। वो डेफिनेटली एक चीज नहीं चाहते कि उनको तिहाड़ में रहना चाहिए। उनको ये एक क्लियर मैसेज जाए कि अब ये हमारा समाज इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। एक कोरिया ही ऐसा देश है जिसने अपने सेक्स रेशियो सिग्निफिकेंटली चेंज किए हैं। उन्होंने क्या किया? कोरिया में क्या हुआ? उसमें 90 के दशक में उन्होंने चुन चुन के बड़े बड़े डॉक्टर जो इस धंधे में इन्वॉल्व थे, उनको जेल में डाल दिया, उनके लाइसेंस कैंसिल कर दिए। तो फिर ये प्रैक्टिस इमीडिएटली काफी कम हो गई थी, विद इन अ ईयर एक्चुअली। डॉक्टर साहब, मुझे बताइए कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जो डॉक्टरों पे निगरानी रखने का काम करती है, उसने आज तक कन्या भ्रूण हत्या के सिलसिले में कितने डॉक्टर्स का लाइसेंस परमानेंटली यानी हमेशा के लिए कैंसिल या रद्द कर दिया है? आज तक कभी नहीं हुआ। एक डॉक्टर का भी नहीं हुआ। तो मतलब एक तरह से हमने
समाज ने जैसे इसकी छूट दे रखी है और कन्या भ्रूण हत्या को हम जुर्म ही नहीं मानते। एक्सक्यूज मी, हाँ मैं अमित जी कुछ कहना चाहूंगा। जी जी जी, अमीषा जी के लॉयर हैं आप। हाँ, मेरा नाम डॉक्टर राजेंद्र शुक्ला, मैं एडवोकेट हूँ। जी जी। जब अमीषा के सास ससुर को और पति को जेल में डाला गया तो उनकी जमानत की सुनवाई हो रही थी। जी। जज साहब ने पहला विधान ऐसा किया कि कुल दीपक तो हर एक को चाहिए। कुल दीपक मतलब बेटा, लड़का तो हर एक को चाहिए, इसमें गलत क्या है? ये जज बोल रहा है। जज डायस से ओपन कोर्ट में बोल रहा है कि हर एक को बेटा चाहिए, उसमें गलत क्या है? दूसरी बात, उसने पीएसआई मतलब पुलिस सब इंस्पेक्टर को पब्लिकली डांटा कि इनको जो सासू है, ससुर है और इसकी भतीजी है, उसको पकड़ने की जल्दी क्या थी? तीसरी बात, वो जज खुद ऐसा बोला कि ये कानून मैं खुद नहीं पढ़ा हूं, मैं जानता नहीं, तू कैसे जानता है? सी द क्लाइमेक्स। अब क्या उम्मीद रखेंगे इनसे? देखिए, साफ जाहिर है कि इस गुनाह को हम इतना संगीन नहीं मान रहे। कन्या भ्रूण हत्या का मामला लोगों के सामने आए और डॉक्टर्स का पर्दाफाश हो, इसलिए दो पत्रकारों ने एक बहुत बड़ी कोशिश की। आइए उनकी कोशिश पर एक नजर डालते हैं। कन्या भ्रूण हत्या सभ्य समाज का एक काला सच। कई डॉक्टर्स इस मौत के व्यापार में भागीदार हैं। इस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का पर्दाफाश करने के लिए खुफिया कैमरे और पक्के इरादे के साथ निकल पड़े दो जाबाज पत्रकार, मीना शर्मा और श्रीपाल शक्तावत। और जो सच सामने आया वो दिल दहला देने वाला था। डॉक्टर्स पैसों की खातिर कोर्ट में ही लड़कियों की हत्या करने को तैयार थे, जिनकी करतूत खुफिया कैमरे में कैद कर ली गई। 13,000 किलोमीटर का सफर तय करके हिंदुस्तान के 40 शहरों के 140 डॉक्टर्स पर किया गया ये स्टिंग ऑपरेशन नेशनल टेलीविजन पर भी दिखाया गया। जान को जोखिम में डालकर किया गया ये स्टिंग ऑपरेशन क्या कन्या भ्रूण हत्या के गैर कानूनी सिलसिले को रोक पाया? शिपाल जी, मीना जी, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने का। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि ये जो स्टिंग ऑपरेशन किया आपने और ये टीवी पे दिखाया गया, तो उस वक्त राजस्थान में बड़ा हल्ला हुआ होगा इसको लेकर। आमिर जी, राजस्थान ही नहीं पूरे देश में हल्ला मचा इसको लेकर। पहली बार लोगों को लगा कि एक बहुत गंभीर मुद्दा है जिस तरह से लड़कियों का कत्ल किया जा रहा है। और इतने सारे डॉक्टर्स के चेहरे सामने आए जो ऐसा कर रहे हैं। 100 से ज्यादा डॉक्टर्स आपने कैमरे पे पकड़े, और उनका क्या हुआ? वो डॉक्टर्स आज भी वैसे ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। कोई भी एक ऐसा डॉक्टर नहीं है जिसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ हो, जिसको ये कहीं न कहीं सांकेतिक सजा दी गई हो कि आपने इतना बड़ा जुर्म किया है या आप लगातार कर रहे हैं, तो इसके लिए आप कम से कम इतनी सजा के हकदार तो हैं। मतलब ये सारे डॉक्टर्स जो आपके स्टिंग में पकड़े गए थे, ये इस वक्त प्रैक्टिस कर रहे हैं? बिल्कुल प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन्हें बाकायदा सरकार के द्वारा जो गवर्नमेंट के डॉक्टर्स थे उनको प्रमोशन भी मिले हैं। लेकिन वो डॉक्टर्स अभी भी इस कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं? मतलब आपने इतना बड़ा स्टिंग ऑपरेशन किया, उनके चेहरे दिखाया आपने, तो कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं? दरअसल प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने रेड फोर्ट से पहली बार इस स्टिंग ऑपरेशन के बाद कहा कि कन्या भ्रूण हत्या के गुनहगारों को माफ नहीं किया जाएगा जी। इसी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट्स को डायरेक्शन दिए कि आपको अपने अपने स्टेट में इस चीज को पुख्ता करना होगा कि डॉक्टर्स इस गुनाह को अंजाम न दे। इसी स्टिंग ऑपरेशन के बाद प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल ओथ लेती हैं और ओथ सेरेमनी में कहती है कि ऐसे डॉक्टर्स को माफ नहीं किया जाएगा जी। लेकिन ऐसे ही डॉक्टर्स को जब खुलेआम छोड़ दिया जाता है तो सोचना पड़ता है, क्योंकि जब तस्वीरों में साफ दिख रहा था, वीडियो फुटेज में साफ दिख रहा था कि जिस तरह के स्टेटमेंट्स आए थे, अगर इसको अबॉर्ट करेंगे तो बच्ची जिंदा निकलेगी, लेकिन जिंदा रहेगी नहीं मरे तो कोई दिक्कत नहीं, यमुना में फेंक देना, थैले में डालना, यमुना में दीक्षा में बैठ के जाना, यमुना में फेंक देना। इतने क्लियर एविडेंस होने के बाद भी राजस्थान गवर्नमेंट ने सारे डॉक्टर्स को, पहले दिन जब खुलासा हुआ, इतना बड़ा स्टिंग ऑपरेशन ऑन एयर हुए जब सारे डॉक्टर्स, तो एक दिन में मुझसे सुबह से लेकर शाम तक स्टेटमेंट लिए गए, सारे स्टेटमेंट हो गए। उसके बाद उसको डाइवर्ट करने के लिए कि वो एविडेंस न मान ली जाए, सारे केसेस को अलग अलग जिलों में पूरे राजस्थान के फैला दिया गया और वो तमाम लोग आज प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम लोग जो हैं वो बाकायदा अलग अलग कोर्ट्स में जाके स्टेटमेंट देने की, अगर कहें कि औपचारिकताओं में अभी भी उलझे हुए हैं। तो ये सारे केसेस एक्चुअली एक मुद्दे से जुड़े हुए हैं और आपके स्टिंग ऑपरेशन की वजह से ये सारे मुद्दे खड़े हुए, लेकिन ये हर अलग अलग कोर्ट्स में सुनवाई हो रही है इनकी, तो आपको अलग अलग कोर्ट्स में जाना पड़ रहा है। मजेदार बात ये कि अरेस्ट वारंट आ जाते हैं कई बार।
आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट आ जाते कई हैं। बार आ चुके हैं। कई बार हमें लगता है कि क्या हमने कोई गुनाह किया है, क्योंकि हम उनकी जगह पर जाकर उनके खिलाफ बयान दे रहे हैं। वहां पर हमें ये लगता है कि कहीं गुनाह हमने कर लिया हो, पर आप खुद अंदाज लगा सकते हैं ये क्लिप देख करके कि गुनाह किसने किया। आइए चलिए देखते हैं क्लिप। पता लग जाता है। उन्होंने इतना बड़ा बच्चा है तो जिंदा बच्चा निकलेगा, तो इतना बड़ा लग रहा है तो तुम इतना बड़ा बच्चा है जिंदा बच्चा निकलेगा। आजकल क्या बैन लगा हुआ है ना, और ये भी हमें तो इस तरह करके भर्ती करना पड़ेगा कि बच्चा खराब है। अच्छा मैम, लड़की जिंदा निकलेगी? जिंदा निकलेगी, लेकिन वो तो चली जाएगी। कहीं भी गाड़ते ना ये शमशान वगैरह में, तो भी साथ में होगा ना आदमी, जैसे गाड़ते हैं बच्चे को गाड़ दिया है, क्योंकि इधर उधर तो फेंक नहीं सकते। आप दोनों को एक साथ दिन होंगे कि अलग अलग? नहीं अलग अलग पूरा स्टाफ सभी इंक्लूड है। अच्छा 2000 में। कमाल है, बड़े दुख की बात है। मुझे बताइए कि ये स्टिंग ऑपरेशन आपने कब किया? ये कितने साल हो गए इसको? 7 साल हो चुके हैं। 7 साल हो गए, और अभी तक आप कोर्ट के चक्कर ही लगा रहे हैं, मतलब कोर्ट्स में ही घूम रही है बात। मुझे लगता है कि हमें इसके बारे में कुछ करना चाहिए। मेरा ये सुझाव है कि हम राजस्थान सरकार को, चीफ मिनिस्टर को राजस्थान के एक पत्र लिखें और उनसे दरखास्त करें कि ये सारे केसेस वो एक फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले आएं और जल्द से जल्द इस मामले का फैसला हो। डॉक्टर्स मुजरिम है या नहीं, खैर इस बात का फैसला तो कोर्ट ही करेगा, जजेस ही करेंगे, पर कम से कम इतना तो हो सकता है कि एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बने और इन केसेस का फैसला जल्द से जल्द हो। ये चिट्ठी मैं लिखूंगा और समर्थन पर लंबा है, पर हम मंजिल तक जाएंगे। आप और हम मिलकर एक नया इंडिया बनाएंगे। साइलेंस, रोल साउंड। माय रेजिग्नेशन। थैंक यू सर। बिजनेस की पिक्चर में इंटरवल नहीं होता। बिजनेस बैंकिंग बाय एक्सिस बैंक, बढ़ती का नाम जिंदगी। एक्शन। आज दोपहर 2 बजे इस मुद्दे पर आमिर खान से बात करने का मौका पाएं। अपने एयरटेल मोबाइल से *500*1# डायल करें। मानवी, मुझे तुमसे कुछ कहना है, पता नहीं कह पाऊंगा या नहीं। मुझे भी तुमसे कुछ कहना है, पता नहीं तुम सुन पाओगे या नहीं सुन पाओगे। ओके, लेडीज फर्स्ट। मुझे कैंसर है विराट। क्या अभी भी तुम वही कहना चाहते हो? वही कहना चाहते हो जो कहने के लिए आए थे? क्या मोहब्बत जिंदगी से हार जाएगी? 1000 में मेरी बहना है, सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे स्टार प्लस पर। के प्रस्तुत करता है डाबर आलमंड हेयर ऑयल, जीत गए मेरे बाल। वेलकम बैक दोस्तों। बात जो समझ में आ रही वो ये है कि बड़ी तादाद में लोगों को लड़के पैदा करने की चाहत है, और ये चाहत इतनी पुरजोर है कि इसके लिए हम किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। चलिए मान लिया कि जैसे तैसे हम लड़के पैदा भी कर लेंगे, खुश भी हो जाएंगे, मिठाइयां भी बांट लेंगे, पटाखे भी फोड़ लेंगे, पर कैसे होगी उन लड़कों की जिंदगी जिनको इतनी चाहत से हम पैदा करने वाले हैं? मैं अब आपको 3G लिंक के जरिए ले चल रहा हूं हरियाणा के कुरुक्षेत्र, जहां कुछ लड़के हमारा इंतजार कर रहे हैं, और इन लड़कों की एक खास परेशानी है। नमस्कार भाइयों, कैसे आप लोग? सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का। मुझे बताइए कि आप में से कितनों की उम्र शादी के लायक हो चुकी है? हाँ, मतलब काफी आप में से हैं जो उस उम्र के हो गए। अब मुझे ये बताइए कि आप में से कितनों की शादी हो चुकी है? किसी की भी नहीं हुई है? क्यों? रंडे का टोल है जी। तो क्या चीज? रंडविया का टोल है सारा। तो क्या बात है, आप लोगों की शादी क्यों नहीं हो रही है? ऐसी क्या बात है? लड़कियां नहीं मिलती खान साहब, शादी कैसे होगी? लड़कियां को क्या हो गया, क्यों नहीं मिलती लड़की? उनकी हत्या करा दी जाती है, लेकिन जांच करवा के, अल्ट्रासाउंड करवा के तो उनको मार दिया जाता है, और जो लड़का होता है उनको रख लिया जाता है। इसलिए लड़कियां कम है और लड़कों को शादी के लिए मिलती नहीं। जी 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 जी। खान साहब, क्वेश्चन एक करना था आपसे। हाँ हाँ बोलिए, क्या बात है? मैं पूछ रहा था भी हम 35 से ऊपर हो गए, क्या आप कुछ कर सकते हैं हमारे लिए? बड़ी मेहरबानी भैया। अभी देखिए, मैं भैया आपके लिए क्या करूं? आपके लिए मैं सिर्फ ऊपर वाले से दुआ कर सकता हूं, और क्या कर सकता हूं? सर सलमान को भी क्या लड़की नहीं मिल रही क्या? हाँ? नहीं,
खान साहब हमारे पास भेज दो सलमान साहब को, हमारे कप्तान बन सकते हैं वो। देखिए सलमान साहब की दिक्कत कुछ और ही है। दरअसल उनके इर्द गिर्द इतनी लड़कियां घूमते रहती हैं कि वो चुन नहीं पाते कि मैं किससे शादी करूं। तो उनका मसला कुछ और है, आपका जैसा नहीं है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने का, थैंक यू सो मच। लीजिए बात साफ हो गई। इतनी चाहत से जिन लड़कों को हमने पैदा किया था, अब उनके लिए लड़कियां नहीं मिल रही। अब जब लड़के और लड़कियों की तादाद में इतना बड़ा फर्क होगा तो जाहिर है बहुत सारे लड़के ऐसे भी होंगे जिनको अपना जीवन साथी नहीं मिलेगा। कितनों को? आने वाले 10 सालों में करीबन 2 करोड़ लड़कों को। और जब ऐसा होगा तो शादी का एक बाजार सा खुल जाएगा। खरीदने वाले होंगे, बेचने वाले होंगे, बिचौलिए होंगे, दलाल होंगे, बोली लगेगी, भाव तोल होगा, पैसा लिया दिया जाएगा, एक इंसान को खरीदा और बेचा जाएगा। और जब एक लड़की को खरीदने बेचने का चलन खुलेआम समाज में शुरू हो जाएगा तो उसके साथ जुड़े कितने जुर्म शुरू हो जाएंगे आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। कुछ ज्यादा ही बोल रहा हूं ना मैं? शायद आपको कुछ ज्यादा ही डरा रहा हूं, लेकिन अब मैं आपको सबसे डरावनी बात बोलने जा रहा हूं। वो वक्त आने वाला नहीं, वो वक्त आएगा नहीं, वो वक्त आ चुका है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वीरेंद्र विद्रोही जी, जो अलवर राजस्थान से आए हुए हैं। और वीरेंद्र जी बहुत सारे सामाजिक विषयों के साथ जुड़े हुए हैं। बताइए आपके इलाके में क्या हालात हैं? मैं राजस्थान के अलवर जिले में रहता हूं, जो दिल्ली के बहुत पास है। और एक साल में लगभग 15,000 औरतें बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल, आंध्र प्रदेश से खरीद कर लाई जाती हैं शादी के नाम पर। मतलब आपके डिस्ट्रिक्ट में, अलवर में, साल में 15,000 लड़कियां खरीदी जाती हैं? जी हाँ। ये बहुत बड़ी संख्या है। ये बड़ी संख्या नहीं है, ये 15,000 हमको लग रहा है छोटी संख्या। 1900 गाँव हैं, हर गांव के अंदर जैसे आपने कुरुक्षेत्र के नौजवान दिखाए हैं, इनकी फौज है जिनकी शादी नहीं हुई है। और अब ये लोग वहां जाते हैं बिहार में, वहां के गरीब परिवारों की लड़कियां खरीद के लाते हैं, उनमें से शादी करते हैं। हो सकता है बहुत सारी लड़कियां शादी करके रहे और बहुत सारी लड़कियां दोबारा भी बेची जाती हैं। ये मानव तस्करी राजस्थान में सबसे ज्यादा होने लगी है और अखबारों में अब छपने भी लगी है। दोस्तों हमारे साथ इस वक्त भीलवाड़ा से भी कुछ महिलाएं आई हैं। बताइए आपके यहाँ क्या हालात है? मैं भीलवाड़ा से हूँ, जैन कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ। और ऐसी स्थिति जो आ रही है उसके अंदर लड़कियां दूसरे प्रांत से लाई जा रही, जैसे कर्नाटका है, बेलगांव है, वहां से लाई जा रही है। इवन मेरी कजन फैमिली में भी एक लड़की वहां से लाई गई है। तो मतलब ये जो मैं बता रहा था थोड़ी देर पहले कि खरीदना बेचना लड़कियों का शादी के लिए, ये एक्चुअली शुरू हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, हमारे साथ करमिंदर कौर जी भी हैं, जो हरियाणा सरकार में प्रोटेक्शन ऑफिसर हैं। करमिंदर जी बताइए, इस सब का असर महिलाओं पर क्या हो रहा है? जब ये महिलाओं को खरीदने और बेचने का दौर शुरू हुआ तो महिलाओं की सामाजिक स्थिति और ज्यादा नीचे चली गई। पहले से ही वो विक्टिम थी, शिकार थी सामाजिक भेदभाव की। अब उनके ऊपर जो खरीदी हुई महिलाएं हैं उनका हर तरह का शोषण होता है। उनको घर में शादी के नाम पे लाया जाता है, लेकिन अगर घर में 4 मर्द कुंवारे हैं तो चारों उनका शारीरिक शोषण करते हैं। और फिर जैसे कि इन्होंने बताया, बार बार खरीद बेच भी करते हैं। और उनका कोई मान सम्मान तो है ही नहीं, उन्हें कभी भी घर से निकाला जा सकता है। उनके बच्चों को भी वो रिगार्ड नहीं मिल रहा है जो एक फैमिली के अंदर मिलता है। दूसरा इसका असर ये है कि जो स्थानीय महिलाएं हैं, खास तौर पे जब वो अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करती हैं और वो वायलेंस का विरोध करती हैं, तो उन्हें कहा जाता है कि तुम्हारी औकात क्या है, 10-10 हजार रुपए में हम कई महिलाएं ला सकते हैं। तो उन महिलाओं को एक बहुत बड़े चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है और वो अपने अस्तित्व के ऊपर भी बहुत बड़ा खतरा महसूस कर रही हैं। तीसरी जो बात हरियाणा की नौजवान लड़कियों की है, जो लड़कियां भ्रूण हत्या के दौर से बच के मतलब जिंदा बची और फिर बड़ी हो गई, उनको बहुत ज्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। कोई पढ़ने के लिए निकलती है, कोई जॉब करने के लिए निकलती है। तो ये जो फौज, जिस तरह से कंवारों की फौज जिसे कहते हैं, ये बाहर जाके छेड़छाड़ी करते हैं। जो हमारे ही लड़के हैं, हमारे ही समाज के लड़के हैं, उन्होंने ही हमारी ही लड़कियों का जीना दूभर कर रखा है। उनके ऊपर तेजाब डाला जाता है, किडनैपिंग होती है, गैंग रेप बहुत ज्यादा शुरू हो चुके हैं। और घर से जब लड़कियां निकलती हैं तो बहुत असुरक्षा के वातावरण में निकलती हैं। इसका मतलब ये कि अगर आप खुद कन्या भ्रूण हत्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस आग से आप भी नहीं बच सकते। ये आग की लपट जो है हम सबको जला देगी। जी